हाँ जी, बिहार बोर्ड के बहादुर छात्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर रूप से कर रहे होंगे। तो चलिए उसी एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम में 4 चाँद लगाने के लिए लेकर हम आ चुके हैं फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। यदि आप 25 में से 20 को भी सही टिक कर लेते हैं तो आप मेरा यकीन कीजिए, आपका एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, तो हमारा पहला प्रश्न पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से निकलती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जो क्षेत्र की रेखाएं होती है, वो चुंबक के किस ध्रुव से निकलती हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव से, दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुव से, तीसरा ऑप्शन है कि चुंबक के मध्य से निकलती है, या फिर चौथा ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो आप इन चारों ऑप्शनों को देख लीजिए, अपना सही आंसर टिक कर लीजिए अपने मन में या फिर कॉपी पर लिख लीजिए, क्योंकि आपको अंत में बताना है कमेंट करके कि 25 में से आपने कितने सही आंसर टिक किए हैं, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए इसे एक ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे कि एक चुंबक है, यहाँ पर इससे नॉर्थ पोल जो कि एन से दिखाया गया है, इससे किरणें निकल रही है, मतलब कि जो चुंबक की रेखाएं हैं वो चुंबकीय रेखाएं भी निकल रही है। तो देखिए, निकलना न हो गया हमारा, इसे भी एन देख लेते हैं, और ये जो नॉर्थ पोल है इसमें भी एन है। तो आप इससे याद कर सकते हैं कि निकल रही है यदि पूछेगा तो नॉर्थ पोल से, और नॉर्थ पोल का हिंदी क्या होता है? उत्तरी ध्रुव। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, दूसरा प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। तो ऑप्शन को देख लेते हैं। फ्राडे, दूसरा ऑप्शन है एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेड, चौथा ऑप्शन है फ्लेमिंग। तो आप अपना आंसर आंसर टिक कर लीजिए। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑस्टेड। इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रभाव की खोज किया था। ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन आपसे यह प्रश्न नहीं पूछेगा कि यह कब खोज किए थे, लेकिन आप जान लीजिए कि इसका खोज इन्होंने कब किया था? 1820 में इसका खोज किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है इस बार के लिए, मतलब कि 2026 के एग्जाम में पूछे जाने की इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। यह प्रश्न पूछ रहा है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। टेस्ला, ओम, वोल्ट, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो अभी ऊपर ही होगा वोल्ट, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, टेस्ला। ठीक है, तो इसकी संभावनाएं इस बार पूछे जाने की बहुत ज़्यादा है। तो आप ऐसे प्रश्नों को हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये बोर्ड में बहुत बार पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिए, यह प्रश्न 2 बारी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक बारी 2020 में, एक बारी 2025 में। तो इस प्रश्न को आप गौर से देखिएगा। चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि जो विद्युत मोटर है वो किस ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है। तो ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन कह रहा है हमारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि उष्मीय ऊर्जा। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इन ऑप्शनों को देख लेते हैं। जैसे कि ये ऑप्शन कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो ये जनरेटर कार्य करता है। जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यह बैटरी कार्य करता है। ये तो कुछ है ही नहीं, इसे छोड़ दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह प्रश्न 2 बारी पूछा जा चुका है, आपको ध्यान रखना है। 5 नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि जो विद्युत जनित्र है, मतलब कि जो जनरेटर है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो जनरेटर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यह प्रश्न इस बार के लिए वीवीआई है। यह प्रश्न इस बार ही पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, 2026 के एग्जाम में। तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है उष्मीय प्रभाव, दूसरा ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, तीसरा ऑप्शन है कि रासायनिक प्रभाव पर, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग
अपना टिक कर चुके होंगे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए क्योंकि यह प्रश्न बार बार अपना रूप बदलकर एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न पूछ रहा है अभी कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को दिखाता है, ठीक है। और 2025 में पूछ चुका है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में जो तर्जनी है वो किसकी दिशा को दर्शाता है, ठीक है। तो इस बारी अंगूठा बदल दिया गया है, तर्जनी की जगह पर अंगूठा कर दिया गया है। जब तर्जनी पूछ चुका है एक बार, तो अब की बार अंगूठा पूछे जाने की संभावनाएं है, इसीलिए यह इस बार के एग्जाम के लिए VVI प्रश्न है, ठीक है। तो आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन कह रहा है कि ए नंबर ऑप्शन धारा की दिशा को दिखाएगा, दूसरा ऑप्शन कह रहा है बल की दिशा को दर्शाएगा, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा, और चौथा ऑप्शन कह रहा है विभवांतर को दर्शाएगा। तो आइए इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा बल की दिशा को दर्शाएगा। इसे ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं कि तीनों उंगलियां किसे किसे दर्शाती है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देते हैं, जो थंब है, थंब में भी एम है और मोशन में भी एम है। मोशन कहने का मतलब बल की दिशा को मोशन इसमें लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो मोशन है वो उसमें भी एम है और थंब में भी एम है, तो एम से एम हो गया। तो ये आपका ट्रिक हो गया कि जिसमें एम होगा वो एम को दर्शाएगा, मतलब कि थंब किसे दर्शाएगा? मोशन को। दूसरा देख लेते हैं फर्स्ट फिंगर। फर्स्ट फिंगर मतलब कि तर्जनी, जो कि पिछला बारी पूछा जा चुका है। तो फर्स्ट फिंगर में एफ, तो एफ से एफ खोजेंगे तो फील्ड होता है। तो जब हम खोजते हैं कि फर्स्ट फिंगर किसे दर्शाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएगा, ठीक है। तो एफ से एफ मिल गया फर्स्ट फिंगर, और यहाँ पर फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये पिछली बारी पूछा जा चुका है 2025 में, ठीक है, ये वाला प्रश्न कि तर्जनी किसे दर्शाएगा। और देख लेते हैं मध्यमा मतलब कि सेकंड फिंगर के बारे में। तो सेकंड फिंगर में देखिए यहाँ पर सी है, यहाँ पर आपको सी दिख रहा होगा, और करंट में भी सी होता है, ठीक है, करंट में भी सी होता है। तो सी से सी हो गया। पहला एम से एम हुआ था, थंब किसे दिखाएगा? मोशन को। एफ से एफ हुआ था, मतलब कि फर्स्ट फिंगर किसे दिखाएगा? मैग्नेटिक फील्ड को। अब देख लेते हैं सी, जो सेकंड फिंगर है अर्थात कि मध्यमा है, वो किसे दिखाएगी? करंट की दिशा को दिखाएगी, या फिर जो करंट का तार होता है वो किस दिशा से आया है उसे दिखाएगी। तो ये आपका प्रश्न पूरी तरह से क्लियर हो गया है। ये बहुत ही VVI प्रश्न है, इसे एक बारी में नहीं समझ में आया होगा, एक बारी में ये आपको याद नहीं हुआ होगा ट्रिक, तो आप एक बारी फिर से वीडियो को पीछे करके इसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही VVI प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न को देखिए। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि घरेलू परिपथ में विद्युन्मय तार किस रंग का होता है, ठीक है। ये भी 3 रंग के होते हैं, 3 अलग अलग तार होते हैं। 3 अलग अलग तार बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि 2024 है उसमें पूछा जा चुका है कि जो उदासीन तार होता है उसका रंग कैसा होता है, जो उदासीन तार होता है उसका रंग कैसा होता है, 2024 में पूछा जा चुका है। तो उसका रंग कैसा होता है जो उदासीन तार होते हैं, या फिर जो ठंडे तार होते हैं उनका, जो कोल्ड वायर होते हैं उनका रंग कैसा होता है? काला होता है, ठीक है। तो अभी हमें से पूछ रहा है विद्युन्मय तार लाइव वायर का जो कलर होता है वो कैसा होता है। तो ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 काला, दूसरा ऑप्शन है हरा, तीसरा ऑप्शन है लाल, चौथा ऑप्शन है पीला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल। यहाँ पर आप याद कर सकते हैं कि जो विद्युन्मय तार होता है वो लाल रंग का होता है, जो लाइव तार वायर होता है वो लाल रंग का होता है, ठीक है। इसे गर्म तार भी कहा जाता है। लाल रंग के जो तार होते हैं उन्हें गर्म तार भी कहा जाता है, जो काले रंग के तार होते हैं उन्हें ठंडा तार भी कहा जाता है, मतलब कि कोल्ड वायर भी कहा जाता है। और साधारण कहें तो हिंदी में अगर इसे विद्युन्मय कहते हैं लाल तार को, तो ठंडे तार को उदासीन तार। और एक और तार का उपयोग किया जाता है अर्थिंग के रूप में, ठीक है। तो अर्थिंग के रूप में कौन से तार का उपयोग होता है? हरे रंग का तार का उपयोग होता है। ये भी एक बारी पूछा जा चुका है, मुझे याद नहीं आ रहा है कि यह कौन से वर्ष में पूछा गया था। यदि किसी छात्र को पता हो कि यह प्रश्न किस वर्ष में पूछा गया था तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो जो अर्थिंग के रूप में उपयोग किया जाता है तार, वो किस रंग का उपयोग किया जाता है? हरे रंग का। जो ठंडे तार के रूप में उपयोग किया जाता है कोल्ड वायर, उदासीन तार के रूप में उपयोग किया जाता है काले रंग का। यदि पूछे कि विद्युन्मय तार लाइव वायर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, मतलब कि गर्म तार के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो लाल रंग के तार का, ठीक है। तो इससे 3 आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। ये प्रश्न बहुत ही VVI होते हैं, इनमें से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि लघु पथन में अर्थात कि शॉर्ट सर्किट के समय में धारा का मान क्या होता है। पहला ऑप्शन है
बहुत अधिक बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन है बहुत कम हो जाता है, तीसरा ऑप्शन है स्थिर रहता है, चौथा ऑप्शन है धीरे धीरे बढ़ता है। तो शॉर्ट सर्किट में यदि दो गर्म तार और ठंडे तार आपस में टच कर जाते हैं तो वहां पर धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे सर्किट में आग लगने की भी संभावनाएं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न बहुत वीवीआई प्रश्न, यह आपके एग्जाम बोर्ड में 2 बार लगातार पूछा जा चुका है। पहली बार यह पूछा गया था 2021 में और फिर उसके बाद 2022 में भी इस प्रश्न को दोबारा पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को आप ध्यान से जरूर देखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि विद्युत जो फ्यूज होता है वो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है। जो विद्युत फ्यूज होता है वो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो आइए इसे देख लेते हैं। ऑप्शन इसका है पहला कि चुंबकीय प्रभाव पर, दूसरा ऑप्शन है उष्मीय प्रभाव पर, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक प्रभाव पर और चौथा ऑप्शन है प्रकाशीय प्रभाव पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी उष्मीय प्रभाव पर। ये प्रश्न 2 बारी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस प्रश्न को आप ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न भी आपके 2022 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। सेकंड शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया था कि सीधे चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की आकृति कैसी होती है। जो सीधे चालक तार होते हैं उनके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की आकृति कैसी होती है। तो पहला ऑप्शन है सीधी रेखा में, दूसरा ऑप्शन है सकेंद्रीय वृत्ताकार में, तीसरा ऑप्शन है त्रिभुजाकार में, चौथा ऑप्शन है वर्ग के रूप में। तो आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा ये सकेंद्रीय है, मतलब कि इनके सभी वृत्तों का केंद्र एक है। ठीक है, इस केंद्र के चारों तरफ सभी वृत्त है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 11 नंबर प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि प्रखनली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। शून्य होता है, सभी जगह कैसा होता है ये हमें बताना है। तो ये शून्य होता है, या सभी बिंदुओं पर समान होता है, या सभी बिंदुओं पर अनंत मान दिखाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। सभी बिंदुओं पर समान मान दिखाता है। क्या करता है, सभी बिंदुओं पर समान मान दिखाता है, मतलब कि इसका जो मान होता है वो सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 12 नंबर प्रश्न, यह प्रश्न भी एक बारी पूछा जा चुका है। मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये 2011 में पूछा गया था या फिर 12 में। ठीक है, तो देखिए यह भी वीवीआई प्रश्न है। प्रश्न पूछ रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था। तो ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मैक्सवेल, दूसरा ऑप्शन है फैराडे, तीसरा ऑप्शन है एम्पियर, चौथा ऑप्शन है न्यूटन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। यह प्रश्न जो है 2024 के फर्स्ट सीटिंग में आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2024 में यह फर्स्ट सीटिंग में आपके एग्जाम में आ चुका है। तो इस प्रश्न को गौर से जरूर देखिएगा। तो चलिए इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है विद्युत मोटर, दूसरा ऑप्शन है विद्युत जनित्र, तीसरा ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर और चौथा ऑप्शन है वोल्टेज बढ़ाना। ठीक है, तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। विद्युत मोटर के में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जहां पर यह दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न हमसे कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग क्या पता लगाने के लिए किया जाता है। तो देखिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है प्रतिरोध पता लगाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है धारा की उपस्थिति पता लगाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है विभवांतर का पता लगाने के लिए और चौथा ऑप्शन है ऊर्जा मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता भी होगा इसका करेक्ट आंसर धारा की उपस्थिति मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह बहुत ही सरल प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को आप गौर से जरूर देखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि दृष्ट धारा अर्थात कि डीसी का मुख्य स्रोत क्या होता है। पहला ऑप्शन है बैटरी, दूसरा ऑप्शन है एसी जनित्र, तीसरा ऑप्शन है पावर हाउस, चौथा ऑप्शन है डायनेमो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बैटरी इसका मुख्य स्रोत है। किसका,
तो डीसी धारा का मुख्य स्रोत कौन माना जाता है? बैटरी। तो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न आपके एग्जाम में एक बार आ चुका है। यह 2021 में आपके एग्जाम में पूछा गया था, बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। प्रश्न कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा होता है। पूछ रहा है यहाँ पर विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। इस्पात, दूसरा ऑप्शन है नर्म लोहा, तीसरा ऑप्शन है तांबा, चौथा ऑप्शन है पिटवा लोहा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? नर्म लोहा। मतलब कि इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह आपके एग्जाम में 2021 में पूछा जा चुका है, तो ये प्रश्न आपके लिए VVI बनता है। ठीक है, क्योंकि यह इस बार भी दोहराया जा सकता है। चलिए 17 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि अतिभारण मतलब कि ओवरलोडिंग के समय परिपथ में मुख्य रूप से क्या होता है। अब यह ओवरलोडिंग कब होता है? जब एक पतले तार से मान लीजिए कोई भारी भरकम मतलब कि अधिक ऊर्जा खर्च करने वाला अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स जोड़ देते हैं, मान लीजिए कि पतले तार से हमने AC चलाने की कोशिश की, तो इस तार पर जो है ओवरलोडिंग की समस्या आ जाती है। तो इसमें क्या होता है, वोल्टेज तो हमेशा समान रहेगा। वोल्टेज मान लीजिए 220 वोल्ट का आ रहा है तो वो आता रहेगा, ठीक। लेकिन जो धारा का मान है वो इसके लिए अधिक चाहिए, तो इस पतले तार पर धारा का मान बढ़ जाएगा। अगर ये ऑन किया जाता है तो अचानक इस पर पतले तार पर जो धारा का मान होगा वो बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखिए, 18 नंबर प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है एक ऐसी भौतिक राशि होती है जिसमें केवल परिमाण होता है, केवल दिशा होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि चुंबकीय क्षेत्र में जो है परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखिए, 19 नंबर प्रश्न आपसे तभी बन पाएगा जब आप इस चैप्टर को पूरी बारीकी से अध्ययन किए होंगे तब। ठीक है, प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि अल्फा कण उत्तर की ओर विक्षेपित होता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। आपसे क्या पूछ रहा है कि अल्फा कण जो है उत्तर की ओर विक्षेपित होता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो आप सभी को पता होगा कि फ्लेमिंग का जो वाम हस्त नियम होता है उसमें विक्षेपण कौन दिखाता है? अंगूठा। विक्षेपण अंगूठा दिखाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा फर्स्ट फिंगर दिखाती है। ठीक है, और वहीं पर जो धारा की दिशा होती है वो मिडिल फिंगर दिखाती है। ठीक, ये मान लीजिए आपका हैंड, ये अंगूठा, ये फर्स्ट फिंगर, ये मिडिल फिंगर। तो आप सभी को पता होगा कि अगर अंगूठा जो है उत्तर की तरफ है तो धारा की दिशा NCERT यदि आप पढ़े होंगे तो उसमें साफ साफ लिखा गया है, यदि मानक के रूप में हम किसी पॉजिटिव चार्ज का उपयोग करते हैं जो कि अल्फा कण एक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हम ये मानते हैं कि जो धारा की दिशा होगी वो पश्चिम की तरफ होगी, मतलब कि पूरब से वो पश्चिम की तरफ आ रही होगी। तो यदि आप अपने हाथों को इस प्रकार से रखते हैं कि जो अंगूठा है वो उत्तर की तरफ रहे, किस तरफ? उत्तर की तरफ रहे, और जो ये मिडिल फिंगर है मतलब कि मध्यमा जो है वो पश्चिम की तरफ रहे, तो जो बीच वाली है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी ये ऊपर की तरफ उठ जाएगी। ठीक है, यह किस तरफ चली जाएगी? ऊपर की तरफ उठ जाएगी। तो ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने वाली अंगुली फर्स्ट फिंगर किस तरफ जा रही है? ऊपर मुखी की तरफ में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 20 नंबर प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। यदि आपको यह नहीं समझ में आया तो आप खुद से करके देखिएगा, और फिर भी नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को फिर से पीछे करके एक बारी जरूर देख लीजिएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी इस बारी के लिए बहुत ही VVI प्रश्न है। इस बार भी इससे पूछे जाने की संभावनाएं बनती है। इस प्रश्न को कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि विद्युत फ्यूज को परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, या फिर मिश्रित क्रम में जोड़ा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को इसका करेक्ट आंसर पता होगा कि इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? देखिए मान लीजिए यदि हम समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, यहाँ से हमने एक तार लिया ऐसे इसे, और यहाँ पर हमने फ्यूज जोड़ दिया, तो ये वाला तो इधर का सर्किट बचा लेगा, लेकिन इस सर्किट को यह नहीं बचा पाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जो कि एक ही वायरिंग से सभी तरफ जो कनेक्शन जाता है। मतलब कि हम इसे यहीं पर जोड़ देंगे, यहाँ तक तो ये श्रेणी क्रम में है, और यहाँ से यह समानांतर हो जाता है, तो हम फ्यूज को यहाँ पर ही जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में ही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए
21 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखिए, 21 नंबर प्रश्न भी आपके एग्जाम में एक बारी पूछा जा चुका है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि यह किस वर्ष पूछा गया था। यदि किसी को पता हो कि यह प्रश्न किस वर्ष पूछा गया है, मतलब कि 21 नंबर प्रश्न परीक्षा में किस वर्ष पूछा गया है, तो वो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा मतलब कि एसी की आवृत्ति कितनी होती है। तो ऑप्शन है इसका पहला 40 हर्ज, दूसरा ऑप्शन है 50 हर्ज, तीसरा ऑप्शन है 60 हर्ज और चौथा ऑप्शन है 100 हर्ज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा कि 50 हर्ज। यही यदि बदल देता है, भारत में ना पूछकर अमेरिका की बात करता है, तो वहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 हर्ज। ठीक है, 60 हर्ज की वहाँ पर फ्रीक्वेंसी वाला जो है एसी करंट आती है, और भारत में कितने हर्ज वाला आता है, 50 हर्ज वाला। तो इस क्वेश्चन के लिए 50 हर्ज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि भारत की जगह पर अमेरिका कर दे तो वहाँ पर 60 हर्ज। ठीक है, तो चलिए 22 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न देखिए, यह भी एक साधारण सा प्रश्न पूछ रहा है कि चुंबक क्षेत्र तार से दूरी बढ़ने पर क्या होता है। मतलब कि यदि चुंबक क्षेत्र में हम तार से दूर जाते हैं तो क्या होगा, जो चुंबक क्षेत्र का मान है वो बढ़ेगा, जो चुंबक क्षेत्र का मान है घटेगा, स्थिर रहेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि जो चुंबक क्षेत्र का मान होगा यदि हम दूर जाए तो वो घटेगा। ऑप्शन नंबर बी भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 23 नंबर प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। मतलब कि परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। और पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि जो विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है वो कौन सा पदार्थ होता है, और इसमें पूछ रहा है परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। नर्म लोहा, दूसरा ऑप्शन है इस्पात, तीसरा ऑप्शन है जस्ता, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। यदि अस्थाई चुंबक बनाने की बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस्पात। ठीक है, और यदि विद्युत चुंबक बनाने की बात करें तो नर्म लोहा, जो कि हमने पहले पढ़ चुका है और ये एग्जाम में आ भी गया है, तो इसीलिए इस बारी आने की संभावना किसकी है, परमानेंट मैग्नेट की। ठीक है, तो ये भी आपके दृष्टि से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए 24 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि आपको इस सेशन में मज़ा आ रहा है तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। ठीक है, तो चलिए 24 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न देखिए, साधारण सा प्रश्न है कि परिपथ में भू तार, अर्थ वायर, और साधारण शब्दों में कहे तो अर्थिंग का जो तार होता है वो मुख्य रूप से क्या कार्य करता है। वो धारा को बढ़ाता है, या फिर झटका से सुरक्षा देता है, या फिर बैटरी को चार्ज करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, झटका से वो बचाता है, ना कि वो धारा को बढ़ाता है। बढ़ाता नहीं है, वो झटका से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अर्थ वायर का उपयोग किया जाता है। और अर्थ वायर का रंग कैसा होता है, तो अर्थ वायर का रंग होता है हरा। और जो आपका उदासीन तार होता है उसका कलर कैसा होता है, काला। और जो गर्म तार होता है उसका कलर कैसा होता है, लाल। ये सभी हमने चर्चा कर लिया है पीछे के प्रश्नों में। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, झटका से बचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग, अर्थ वायर अर्थात कि अर्थिंग तार का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अपने लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 25 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं। मोटर कहते हैं, जनित्र अर्थात कि जनरेटर कहते हैं, या फिर अमीटर कहते हैं, या फिर गैल्वेनोमीटर कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि मोटर जो करता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो आप सभी को पता होगा कि जो जनरेटर होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। शादी विवाह में इसका उपयोग भी होता है जो जनरेटर का। तो यह क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर हमें करंट अर्थात की लाइट प्रदान करता है। आपके आगामी एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप ऐसे ही तैयारी करते रहे। यदि इस कंटेंट में आपको थोड़ा सा भी मज़ा आया हो, यदि चीज़ें पसंद आ रही हो, तो आप हमारे चैनल को, ज्ञान स्रोत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।